नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला, वर्दी वाला वर्दी वाला। ये किसको कुत्ता बोल रहे हैं लोग? नवाज शरीफ ने कुत्ता पाला, वर्दी वाला वर्दी वाला। कौन है वर्दी वाला कुत्ता? किसको कुत्ता बोल रहे हैं? अपने आर्मी चीफ को गाली दे रहे हैं। जो इनका खुदा है अपने खुदा को गाली दे रहे हैं, जो पाकिस्तान चलाता है उसको गाली दे रहे हैं। ये इमरान खान ने काम कर दिया। अब जब भी मैं पाकिस्तानियों से बात करता हूं और मैं पाकिस्तानियों से ये कहता हूं, यार देखो पाकिस्तान में ना गृह युद्ध हो गया, पाकिस्तान में सिविल वॉर हो गया, तो कहता नहीं आप कैसे कह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ये तो। अब ठीक है, जाहिर सी बात है, इंडियन टेलीविजन पे आके हर एक बंदा अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करता है, तो मैं पाकिस्तानियों की जो वो चीजें हैं मैं समझता हूं। अपने मुल्क से जो बंदा प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसकी बात कहेगा, चाहे खुद मन में उसको विश्वास ना, उसको पता हो कि मेरे मुल्क में आग लगी हुई है, लेकिन सब हमें तो हिंदुस्तानी को तो कहेगा ना सब ठीक ठाक है, चाहे झूठी बोल रहा हो उसको तो कहना पड़ेगा। फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? असलियत क्या है? असलियत यह है कि गृह युद्ध पाकिस्तान में हो चुका है, तो यह पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तक क्यों नहीं जा सकते? मैं जानता हूं 4-5 लोगों को पाकिस्तान में जिनका पीटीआई से भी संबंध है, और इनका सिर्फ तहरीक-ए इंसाफ से भी नहीं, इनका पाकिस्तान पीपल, वो कराची में है तो उनका पीपीपी से भी संबंध है। मैं उनको बोलता हूं, मैं आपको ग्रिड रेफरेंस भेजता हूं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैं आपको भेजता हूं, आई विल व्हाट्सएप यू। इनके कहां पे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉर्डर्स, कहां पे हैं इनके न्यूक्लियर असासे, कहां पे? आई विल सेंड यू विद इमेजेस। आपको ढूंढने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपके पास जीपीएस है और अगर आप में सेट फोन है आपके पास, तो सैटेलाइट फोन, तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान है। आप उसमें ग्रिड रेफरेंस डालिए, फट से आपको ट्रैक करके देगा। कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। ये जो एहतजाज है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये करो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ये बोल रहा हूं कि देखो पाकिस्तानी फौज की ताकत कहां से आती है, इनकी ताकत कहां से आती है पाकिस्तानी फौज की? इनकी ताकत आती है न्यूक्लियर वेपन से। इनके जो एटमी असासे हैं वहां से इनकी ताकत आती है। आपने बचपन में कहानियां सुनी होगी ना, जादूगर की जान तोते में है। तो भाई जादूगर जनरल बाजवा है, और जो तोता है ना, तोता, वो इनके एटम बम है, न्यूक्लियर वेपन है। इसी की धमकी पूरी दुनिया को देते हैं ये लोग। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान ठीक ठाक रहे, उसकी जान महफूज रहे और वो कामयाब हो, तो आपको पाकिस्तानी फौज के न्यूक्लियर वेपन्स न्यूट्रलाइज करने पड़ेंगे। और इसके लिए एक तरीका सिंपल सा है, 10 लाख लोगों की भीड़ देकर जाइए। ग्रिड रेफरेंस मैं आपको दूंगा, आप उधर जाइए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और वहां पे 10 लाख लोगों से आप उसके ऊपर हमला बोल दीजिए, तोड़ दीजिए दरवाजे, तोड़ दीजिए दरवाजे और अंदर घुस जाइए। टेक ओवर पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। अगर आप कोर कमांडर के घर के साथ कर सकते हैं, जीएचक्यू कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते? इसमें कौन सी बड़ी बात है? खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से आज अपनी दोनों टांगों के ऊपर वो जो कास्ट चढ़ा के हॉस्पिटल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने बड़ी भरपूर एक सियासी तकरीर फरमाई, वहां से बड़े फ्रेश नजर आ रहे थे। यकीन करें कि अगर मैं हालात से इनके अगर 3.5 साल की हिस्ट्री मौजूद ना होती, मैं खुद इनका चूरन खरीद लेता आज। अगर उस्मान बुजदार साहब और मलक रियाज साहब, मैडम फरा गोगी और गुजर साहब की स्टोरियां मौजूद ना होती, तो मैं खुद आज इनका चूरन खरीद लेता, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आज तकरीर की है। उन्होंने हर चीज का उन्होंने आज फिर बताया, किस तरह वो एक दुनिया के बेहतरीन कैप्टन थे, किस तरीके से वो बांग्लादेश के अंदर जाके मैच खेलते रहे, किस तरीके से उन्होंने दुनिया के बेस्ट आज पाकिस्तान के वो इतने बड़े लीडर हैं। उन्होंने कहा कि आज तक हिस्ट्री में किसी ने शौकत खानम नहीं बनाया, नमल नहीं बनाया। उन्होंने आज फिर दोबारा एक जो यूनिवर्सिटी जिसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट है उसका नाम लिया। फिर उन्होंने ये सारी बातें की, और फिर उन्होंने कहा कि आज तक हिस्ट्री में कभी किसी ने 9 सीटों में से 8 सीटें नहीं जीती। वो वाहिद एक इस वक्त रहनुमा है और वो बुलंदियों को छू रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सारा कुछ खरीद लेता उनका आज, बिल्कुल मैं सारे का सारा उनका चूरन खरीदता। लेकिन अगर उस्मान बुजदार ना होते वहां पे, मलक रियाज का पैसा अगर ना लाया जाता, अगर मोहम्मद बिन सुलमान की घड़ी दुबई में ना बेची जाती, तो मैं आज बिल्कुल यकीन करें कि मैं भी हो सकता है कि अमेरिका छोड़ के कंटेनर के सामने खड़ा हो जाता।
लेकिन ये सारी चीजें जो है आज जिस तरीके से खान साहब ने जर्नलिज्म का हवाला दिया है कि आज अरशद शरीफ के साथ क्या हो रहा है, इमरान रियाज के साथ क्या हो रहा है। खान साहब, आपके दौर में भी हामिद मीर और तूर साहब की स्टोरियां मौजूद है। आपने भी एक बेग साहब को घर से उसकी बीवी और उसकी बहू के सामने निकाला था। आप शायद ये भूल जाते हैं, वो हमारे जैसे लोग वो नहीं भूलते, क्योंकि हम पाकिस्तान, हमारी पार्टी पाकिस्तान है। मैं ना नून लीग से हूं, ना पीपल्स पार्टी से हूं, ना मैं पीटीआई से हूं, मैं पाकिस्तान से हूं। मेरे पास एक औरत आई लखनऊ में, 18 महीने से चक्कर लगा रही थी इन कटर छाप मौलानाओं के कि मुझे मेरी शादी से अलग कर दो, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर रखी है, मुझे एक पैसा नहीं देता है, मुझे प्रोटेक्शन नहीं देता है, मुझे घर में रहने नहीं देता है, मुझे और तलाक भी नहीं देता है, मुझे इस शादी से अलग कर दो। 18 महीने चक्कर लगाने के बाद मेरे पास आई, बड़े बड़े मौलानाओं के पास घूमने के। मैंने कहा मैं तेरा खुला कराऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कराऊंगा, 20 पत्रकार बुलाऊंगा और उनके सामने तू ऑन कैमरा डिक्लेयर करियो कि आज से मैं अलग हूं, मैंने अपने शौहर को खुला दिया, जा रही हूं दूसरी शादी करने, करनी ना करनी अलग बात है, तो आज से मैं फ्री हूं दूसरी शादी करने के लिए। अब जो करना है करे मेरा शौहर, और जो करना है करे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, और जो करना है करे लखनऊ के गटर छाप मौलाना। आपके भाई ने आज से 5 साल पहले जो केरला हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले फैसला दिया है, आपके भाई ने आज से 5 साल पहले ये फैसला दिया था और एक लड़की को बताया था ये तेरा हक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, नीचे देखिए, रिजवान अहमद वाज आल्सो प्रेजेंट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया था। उसके बाद उस लड़के की इतनी औकात नहीं हुई कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट कोर्ट जा सके या फतवा ला सके, क्योंकि मौलाना को पता था कि मामला अगर ये तूल पकड़ गया तो ये एक नजीर बन जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में औरतें जो अपने शौहरों से परेशान हैं वो खुला लेके उनसे अलग हो जाएंगी, जो शौहर उनको परेशान भी कर रहे हैं और तलाक नहीं दे रहे हैं। तो सोचिए साहब, बतौर अधिवक्ता मुझे आज कितनी खुशी होगी कि 5 साल पहले जो मैंने एक लड़की से बताया था कि इस्लामी नज़रिए से तेरा हक है, तेरा शौहर तेरे खुला को नहीं रोक सकता, हाँ बस तूने जो उससे महर लिया है वो लौटा दे। आज 5 साल बाद केरला हाई कोर्ट ने मेरी उस पहल को मान्यता दी है। इंशाल्लाह एक दिन ये लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और सुप्रीम कोर्ट मुसलमान औरत को जो अपने शौहर से अलग होना चाहती है, वो ही हक, यूसीसी आए ना आए वो एक अलग चैप्टर है, वो ही हक इंशाल्लाह एक दिन सुप्रीम कोर्ट मुसलमान औरत को देगा कि जिस हनक से, जिस अकड़ से तू अपनी बीवी को तलाक देता है, उसी हक से, उसी हनक से और उसी प्रिविलेज से एक दिन मुसलमान औरत अपने शौहर को खुला देके उसके मुंह पर लात मार के, थप्पड़ मार के घर से जाएगी। केरला हाई कोर्ट ने लड़ाई आगे बढ़ाई है जो आपके भाई ने 5 साल पहले शुरू की थी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसमें एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर पड़ेगी और मुसलमान औरत को वो हक और हकूक़ मिलेगा जो मुसलमान कटर छाप मर्दों ने, जो मुसलमान कटर छाप मौलानाओं ने औरतों से छीन रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम। के ऊपर ब्लड नजर नहीं आ रहा है, ऐसे भी बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। आपको तो पता है ना, लोगों को कैसी बातें करने की आदत होती है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जी कोई गोली नहीं है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब इमरान खान साहब जो है गाड़ी तक पहुंचे हैं उस फायरिंग के बाद, तो खान साहब जो हैं वो अपने पैरों पर चलकर गए हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? खैर, हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। जी, तो आपने देखा कि खान साहब अपने पैरों पे चलकर गाड़ी तक गए हैं। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, अच्छा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही, आपको पता है तो इस तरह की बातें करती थी। तो बहुत से लोग, दूसरे लोग, आपको तो पता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बड़ा अच्छा गाना था, मूवी भी बड़ी अच्छी थी, आप लोग जरूर देखिएगा। तो खैर, क्या नाम था उसका, अमर प्रेम, अमर प्रेम, ठीक है ना, राजेश खन्ना की। तो राजेश खन्ना जी की बेस्ट मूवीज में से, तो मुझे ये सॉन्ग बड़ा पसंद है। लेकिन खैर, यहाँ पे भी कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो लोग ये कह रहे हैं
कि जी ये खान साहब गोली लगने के बाद चल के कैसे गए। उसके बाद कहा गया कि खान साहब की एक टांग में गोली लगी है और जब बैंडेज की गई तो दोनों टांगों में की गई। लोगों को तो बस एतराज करना होता है। हालांकि ऐसा होगा कि जी एक टांग में बैंडेज की होगी तो दूसरी कुछ अजीब सी लग रही होगी तो डॉक्टर ने कहा होगा चलो इसको भी कर दो, तो फिर ये होगा कि एक जैसी लगेगी। ये भी हो सकता है ना। साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक आदमी कंटेनर, आपको मालूम है कि कितना ऊंचा होता है कंटेनर, और उसके बाद खान साहब जहां खड़े होते हैं तो फिर वो कंटेनर के आगे भी कई रुकावटें होती हैं। और हार्डली देखिए, अभी आप ये देखिए पिक्चर, तो खान साहब का हाफ बॉडी ही नजर आ रहा होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान कंटेनर पे खड़ा हो तो वो कितना दिखाई देता है या कितना उसको जो है देखा जा सकता है या कोई चीज से हिट किया जा सकता है। तो बहुत से लोगों का ये भी है कि वो समझ नहीं पा रहे कि नीचे एक आदमी खड़ा है कंटेनर के और कोई 50 फुट या उससे ऊंचा कंटेनर है और उसने नीचे से गोली चलाई, तो ना शोल्डर पे लगी, ना चेस्ट पे लगी, ना सर में लगी, ना बैक पे लगी, टांग में जाके गोली कैसे लगी। तो ये चीज लोग जो है बहुत एतराज कर रहे हैं और मेरा ख्याल है लोगों को शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बातें करते हुए, जो कह रहे हैं कि हो सकता है खान साहब उस वक्त उल्टे खड़े हुए हों और कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो। स्पोर्ट्स मैन है ना, आपको पता है कि कहीं पे भी है स्पोर्ट्स वाले जो है ना वो अपनी एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है खान साहब उस वक्त सर के बल खड़े हुए हों तो इस वजह से उनकी टांग में गोली लग गई। और मतलब मेरा ये ख्याल है, लेकिन मैं ऐसे लोगों की बातों पे बिल्कुल भी नहीं जाती, आप लोग भी ना जाइए। और इस किस्म की बातें लोग करते रहते हैं लेकिन हमें उनकी बात पे कान नहीं धरने। ये वही लोग हैं जो खामखा की इधर से उधर बातें फैलाते हैं। भला बताइए, एक आदमी जो है वो कंटेनर से जख्मी हो गया है और उसको गोली लगी है, कहा जा रहा है कि गोली लगी है, और हमारे जो है लाहौर के कई मीडिया के लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि जी गोली तो लगी कोई नहीं है। और खान साहब गए हैं शौकत खानम हॉस्पिटल, यानी शौकत खानम हॉस्पिटल जो खान साहब का अपना हॉस्पिटल है, अपने डॉक्टर है। वैसे मेरे भी बचपन में हमारे भी एक फैमिली डॉक्टर थे ना, तो मैं उनको जाके कहती थी कि डॉक्टर साहब मेरे लिए ना एक कप से क्लिप बना दें प्लीज, आप कह दें कि मेरी तबीयत सही नहीं, मेरे स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा, तो वो बना देते थे। लेकिन खैर ऐसा कुछ खान साहब ने बिल्कुल भी नहीं किया। खान साहब को सच में गोली लगी है। और हाँ, उनके डॉक्टर ने कहा है कि जी गोली उनकी जो है वो हड्डी पे नहीं लगी है बल्कि निकल गई है, टच करती हुई ना खान साहब को कहीं चली गई है। तो बिल्कुल, लेकिन अभी तक यानी कि अली जफर जो हमारे सिंगर हैं बड़े अच्छे, और इंडिया में भी एक दो मूवीज उन्होंने की हैं, वैसे मैंने देखी नहीं है, सुना है मैंने, उनके कतरीना कैफ के साथ हीरो आए थे, पता नहीं कैसे लग रहे होंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्होंने भी ये कहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर खान साहब कंटेनर में खड़े हुए थे और कंटेनर यहाँ तक मतलब होता है हर किसी के, और तो गोली नीचे से जब गोली चली तो गोली मतलब मुझे खुद नहीं पता वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग प्लीज जाके अली जफर साहब से पूछिए कि मतलब इस किस्म की बातें करने का क्या मकसद है, वो क्या बताना चाह रहे हैं। और दूसरा ये कि पहले कहा गया कि जी खान साहब की एक टांग में गोली लगी है, लेकिन जब बैंडेज की गई तो दोनों में क्यों? भाई मैंने पहले ही कहा है कि वो अजीब सा लगता है। देखिए ना, मेरे ये स्लीव्स पे काम बना हुआ है, एक पे ना बना हो तो कितना अजीब लगेगा ना। तो ऐसे ही खान साहब की एक टांग में बैंडेज की तो उन्होंने कहा चलो दूसरे में भी कर देते हैं। तो अपने घर का हॉस्पिटल है भाई, अपनी बैंडेज है उनके पास, खान साहब को कहीं से मांगना या खरीदना थोड़ी था, और उनका अपना हॉस्पिटल है तो जितनी चाहे वो बैंडेज लगा ले। लेकिन खैर अच्छी बात यह है कि खान साहब खैरियत से हैं और उन्होंने आज अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लोगों को भी, उनके लोगों को यानी उनके लीडर्स को बुलाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो मीटिंग करेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है और उनको अपने लॉन्ग मार्च को आगे कैसे लेके जाना है।